हेलो मित्रों, आप लोग का स्वागत है हमारे एकेडमिक क्लास में। आज हम लोग मित्र क्लास जो 12th का हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पे जो व्याख्या किया जाता है अपवर्तन और परावर्तन का, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में समझेंगे कि कैसे होता है और हम उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को, तो आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। क्योंकि यदि आप लोग इसको समझ लेंगे अच्छे से तो बोर्ड में आप काफी अच्छे तरीके से लिख पाएंगे और ताकि अच्छे से अच्छे गेन न कर पाएंगे नंबर को। तो देखिए, आज का जो हेडिंग है वो क्या है। हेडिंग कुछ इस प्रकार है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाएं के सिद्धांत के आधार पे क्या करना है, अपवर्तन की व्याख्या करना है। तो हाइगेंस ने बताया था कि जब कोई तरंगिकाएं एक स्रोत से उत्पन्न होकर दूसरे स्रोत पर टकराती हैं तो वहां से टकराने के पश्चात एक नए तरंग स्रोत का निर्माण हो जाती है और वहां से तरंगिकाएं चलने लगती है। तो उसी के आधार पे हम लोग व्याख्या करेंगे कि हाइगेंस के आधार पे ही अपवर्तन की व्याख्या कैसे की जाती है। तो देखिए, पहले अपवर्तन क्या होता है ये समझ लेते हैं। अपवर्तन क्या होता है समझ लेते हैं। तो अपवर्तन कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रवेश कर जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन। अब ध्यान दीजिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका वेग और दिशा परिवर्तित हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। तो इसी प्रकार तरंग क्या होगा, जब कोई तरंग एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से मुड़ जाता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, तरंग का अपवर्तन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के पश्चात उसका क्या हो जाता है, वेग और चाल, वेग कह लीजिए या फिर चाल, और तरंग दैर्घ्य जो होता है वो क्या होता है, कम या अधिक हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन उसकी जो आवृत्ति होती है उस परिवर्तन नहीं होता। यानी चाहे वो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे या किसी भी माध्यम में प्रवेश करे, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है सदैव स्थिर रहता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यदि पूछ लिया जाए आपसे कि क्या प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तित नहीं होता है, तो आवृत्ति नहीं परिवर्तित होता है, बल्कि क्या क्या बदल जाता है, दिशा भी बदल जाता है, वेग भी बदल जाता है और तरंग दैर्घ्य भी बदल जाता है। तो देखिए क्या है, जब कोई तरंग एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इतना समझ में आया अपवर्तन क्या होता है। अब देखिए, जब अपवर्तन में बात कर ले क्या क्या परिवर्तित हो जाता है, तरंग की चाल और आवृत्ति, तरंग की चाल और क्या हो जाता है, आवृत्ति, तरंग की चाल सॉरी तरंग दैर्घ्य और चाल क्या हो जाता है, बदल जाता है, किंतु जो फ्रीक्वेंसी होता है वो नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी क्या करता है, नहीं बदलता है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है और चित्र के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, चित्र में क्या है, एक ऊपर माध्यम लिए हैं, एक नीचे माध्यम, दो माध्यम, एक पहला माध्यम है और एक सेकेंड माध्यम, और दोनों माध्यमों को अलग कौन कर रहा है, जेड 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 डैश, जिसे हम क्या कहते हैं, सीमा पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमा पृष्ठ। और मान लीजिए पहला माध्यम कुछ ले लीजिए आप लोग, जल ले लीजिए, वायु ले लीजिए, वायु ले लीजिए, जल, तो दोनों माध्यमों का एक पृष्ठ होगा जहां पे दोनों माध्यम आपस में मिलते हैं, उसी पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, सीमा पृष्ठ भी कहते हैं या फिर अपवर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। तो देखिए, जेड जेड डैश क्या होगा, अपवर्तक पृष्ठ होगा, और जो क्या कर रहा है, दोनों माध्यमों को पृथक करने का कार्य कर रहा है। माध्यम पहले और माध्यम सेकंड दोनों को क्या कर रहा है, एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो पहले माध्यम में जो आ रही है प्रकाश किरण, उसका मान ले रहे हैं वेग क्या है, v1 है। पहले माध्यम में जो वेग क्या है, v1 है, और दूसरे वाले माध्यम में जो वेग है वो हम मान ले रहे हैं क्या है, v2 है।
तो पहले माध्यम में वेग v1, दूसरे माध्यम में वेग v2 है। अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पर हम एक AB एक समतल तरंगाग्र जो क्या कर रहा है, तिरछा आपतित हो रहा है। कैसा आपतित हो रहा है, तिरछा आपतित हो रहा है। तो AB मान ले रहे हैं कोई एक तरंगाग्र है जो किस पर, जो तिरछा आपतित हो रहा है। अब देखिए, जब ये तिरछा आपतित हो रहा है तो जेड डैश पे सबसे पहले कहाँ पहुंच रहा है, ए बिंदु पर। तो लिखेंगे सबसे पहले कहाँ पहुंच रहा है, ए बिंदु पे। तो इस स्थिति में समय क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो। तो क्या हो जाएगा, t=0 बिंदु पर, यानी t=0 समय पर जो तरंगाग्र का बिंदु ए है वो किसको, सीमा पृष्ठ को किस बिंदु से, ए बिंदु से टकराता है। लेकिन फिर जब ए बी तरंगाग्र कुछ समय बीतेगा, मान लीजिए टी समय बीत रहा है, तो टी समय बाद वो बिंदु कहाँ, जेड डैश से कहाँ टकरा रहा है, ए डैश बिंदु पर टकरा रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, दूरी तय कर रहा है। तो दूरी जब तय कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक समय कितना लग रहा है, टी समय लग रहा है। और पहले माध्यम में वेग क्या है, v1 है। तो यहाँ से यहाँ तक हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल क्या है, v1, चाल क्या है, v1 है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय करेगा, v1 इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, v1 इंटू टी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक तरंगाग्र ए डैश बी डैश पर पहुंचेगा, तो यहाँ जो है दूसरे माध्यम का सीमा पृष्ठ है। तो यहाँ से जब टकराएगा तो यहाँ से नए तरंग स्रोत का निर्माण कर लेगा। किसके अकॉर्डिंग, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पे जब यहाँ टकराएगा तो यहाँ से एक नए तरंग स्रोत का निर्माण कर लेगा। फिर जब यही तरंग स्रोत आगे की ओर बढ़ेगा तो कहाँ, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश में उपस्थित सभी जो तरंगाग्र होंगे वो एक ही बिंदु को स्पर्श करेंगे, या कदे सभी एक ही रेखा में स्थित होंगे। यानी यहाँ पे शुरुआत में जो अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश पे टकराएगा, फिर लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ए डैश बी डैश पे उपस्थित सभी जो तरंगाग्र होंगे एक ही बिंदु को स्पर्श करेंगे। तो ए डैश बी डैश जो होगा वो दूसरे माध्यम का तरंगाग्र है, इसलिए यह जो तरंगाग्र होगा ये किस प्रकार का तरंगाग्र होगा, अपवर्तित तरंगाग्र होगा। इतना समझ में है आप लोग को। अब देखिए, शुरुआत में वह किस बिंदु को, दूसरे माध्यम में ए डैश बिंदु को स्पर्श कर रहा था, लेकिन फिर उसके बाद जब समय समय बीतता गया, फिर उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी जब तय करेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, तो मान ले रहे हैं दूसरे माध्यम में जो वेग है वो क्या है, v2 है। और यहाँ से यहाँ तक समय मान लीजिए जितना समय में वो यहाँ से यहाँ तक कर रहा है उतना समय यहाँ भी तय करेगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से नए तरंग स्रोत का निर्माण करेगा तो यहाँ से यहाँ तक जब एक ही रेखा में बात कर ले तो इतना ही समय यहाँ भी लगेगा। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे, चाप काटने के पश्चात लंबवत यहाँ से इसको मिला देंगे। तो ए बी डैश की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। और दूसरे माध्यम में जो वेग है वो क्या है, वेग v2 है, और समय कितना लग रहा है, t। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, कितना लगेगा मित्र, v2 इंटू टी समय लगेगा। सॉरी, दूरी ए बी डैश की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, v2 इंटू टी हो जाएगा। इतना समझ में आया आप लोग को। और अब देखिए, कैलकुलेशन वाला पार्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं। अब देखिए, जो ए बी है वो किस प्रकार का तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र है। क्यों, क्योंकि पहले माध्यम का जो तरंगाग्र आपतित, दूसरे माध्यम का अपवर्तित। तो ए डैश बी डैश जो है वो किस प्रकार का तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र। ए बी आपतित तरंगाग्र और ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र। और जो किससे, सीमा पृष्ठ या अपवर्तक पृष्ठ कौन सा, जेड जेड डैश, जेड जेड डैश से कौन सा कोड, आई तथा आर क्रमशः कोड बनाते हैं। इतना समझ में आया। आइए चलिए देख लीजिए। तो देखिए, चित्र में जेड जेड डैश दोनों माध्यमों का सीमा पृष्ठ है, यानी जेड जेड डैश क्या है, पहले माध्यम और दूसरे माध्यम का सीमा पृष्ठ है। और माध्यम एक
में चाल V1, पहले माध्यम में चाल V1 तथा दूसरे माध्यम में चाल क्या है, V2 है। और AB एक तिरछा समतल तिरछा तरंगाग्र है। समतल कोई तरंगाग्र है जो क्या तिरछा आपतित होती है। अब माना t इक्वल टू 0, t इक्वल टू जब समय 0 हो पर यह सीमा पृष्ठ कौन सा है, जेड डैश के ए पर स्पर्श करता है, यानी जो ए बी तरंगाग्र कहाँ ए पर स्पर्श करता है। और t समय बाद जब समय बीत रहा है तो कहाँ जेड डैश ए डैश पर पहुंचता है, यानी यह जो तरंगाग्र है कहाँ पहुंच जा रहा है, ए डैश, तब इस प्रकार हो जाएगा ए डैश पर पहुंचता है। तो बी ए डैश के बीच की दूरी, यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा मित्र, V1 इंटू टी, क्या हो जाएगा V1 इंटू टी। क्यों, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। इसको कौन सा समीकरण बना लेंगे, एक समीकरण बना लेंगे। अब देखिए जो ए बी तरंगाग्र है जब आगे की ओर बढ़े, ए बी तरंगाग्र जब पृष्ठ पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जेड डैश के सभी बिंदुओं ए डैश के सभी बिंदुओं पर टकराएगा। तो देखिए जब तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है तो ए डैश से टकराकर नए तरंग स्रोत का निर्माण कर लेगा। जब यहाँ ए डैश पे टकराएगा तो यहाँ से एक नए तरंग स्रोत का निर्माण कर लेगा। और हाइगेंस के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत पे, किसके, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत से नए तरंगाग्र दूसरे माध्यम में, नए तरंगाग्र किसी माध्यम में, दूसरे माध्यम में V2 से क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और ए डैश बी डैश, कहाँ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश पर सभी द्वितीयक तरंगिकाएं स्पर्श करेगी, यानी इस पर जो होगी सभी द्वितीयक तरंगिकाएं स्पर्श करेगी। और ए डैश बी डैश जो होगा वो किस प्रकार का तरंगाग्र होगा, अपवर्तित तरंगाग्र होगा। तो दूसरे माध्यम में टी समय बाद, दूसरे माध्यम देखिए यहां से यहां तक दूसरे माध्यम में, और कितने समय बाद, टी समय बाद द्वितीयक तरंगिकाओं द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहां से यहां तक जो तय कर रही है दूरी, क्या हो जाएगा, ए बी डैश इक्वल टू, दूसरे माध्यम में वेग कितना है या चाल कितना है, V2, और समय कितना लग रहा है, टी। तो क्या हो जाएगा, ए बी डैश इक्वल टू V2 इंटू टी। इसको कौन सा समीकरण बना लेंगे, समीकरण 2 बना लेंगे। अब देखिए मान ले रहे हैं जो ए बी क्या है, आपतित तरंगाग्र, और ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश किस प्रकार का, अपवर्तित तरंगाग्र है। और किससे, अपवर्तक पृष्ठ जेड डैश के साथ कौन सा कोण, आई और आर कोण बनाते हैं, किसकी से, आई और आर कोण बनाते हैं। अब देखिए आगे, अब यहाँ से जो है हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, आप लोग यदि नोट्स बनाना चाहते हैं तो अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए क्या होगा मित्र। अब देखिए, अब यहाँ जो त्रिभुज बना रहा है हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा त्रिभुज बना रहा है। तो इसमें देखिए दो त्रिभुज बना रहा है, कौन सा, ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश। तो यहाँ जो देखिए ये दोनों त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो लिखेंगे क्या, अतः त्रिभुज, अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और वो समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी ए डैश में। अब ए बी ए डैश में हम लोग त्रिकोणमितीय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ हम साइन आई लेंगे, क्यों, क्योंकि थीटा देखिए क्या है, आई। तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन आई बराबर, अच्छा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। इसलिए तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या है, आई, और थीटा के ठीक सामने वाला भुजा, भुजा क्या कहलाता है, लंब, और 90 अंश के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण। तो क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, बी ए डैश अपान में क्या हो जाएगा, 90 अंश के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए डैश। अब देखिए बी ए डैश का मान हम समीकरण 1 से रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, V1 इंटू टी अपान में क्या हो जाएगा,
ए डैश, इसको समीकरण कौन सा बना लेंगे, समीकरण 4 बना लेंगे। अब इसी प्रकार नीचे वाला जो समकोण त्रिभुज है, पुनः कौन सा त्रिभुज ले लेंगे मित्र, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखिए जो समकोण त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, ए बी डैश ए डैश में। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी हम त्रिकोणमिति का मान प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन आर इजकल टू लंब, इसके ठीक सामने वाला भुजा लंब, तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी डैश अपान में ए डैश इजकल टू। अब देखिए ए बी डैश का वैल्यू, ए बी डैश का वैल्यू कितना है, V2 इंटू टी अपान में क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। इसको समीकरण कौन सा बना लेंगे, इसको समीकरण हम लोग 4 बना लेंगे। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण 3 है उसको समीकरण 4 से भाग दे देंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, क्या करने पर, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, समीकरण 4 से भाग देने पर, तो क्या होगा दोस्तों, भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर, क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर इजकल टू क्या हो जाएगा, बताइए, V1 t अपान में ए डैश अपान में क्या हो जाएगा, V2 t अपान में ए डैश। अब देखिए ए डैश से कैंसिल हो जाएगा, ए डैश से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन आई बटे साइन आर इजकल टू V1 t अपान में V2 टी से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर इजकल टू V1 अपान में V2। अब देखिए साइन आई बटे साइन आर ये किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है। इसको हम एन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग अपवर्तन का जब नियम पढ़े थे तो एन किसके बराबर होता है, साइन आई बटे साइन आर। अब यही क्या होता है, स्नेल का नियम होता है, यही क्या होता है, स्नेल। और यह जो एन होता है वो किसके बराबर होता है, नियतांक के बराबर, यानी यह एक कोई नियतांक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, माध्यम का माध्यम का अपवर्तनांक, और किसके, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखिए, अब मान लीजिए कि पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो हम मान ले रहे हैं क्या, जो माध्यम फर्स्ट है, लिखेंगे क्या, माध्यम प्रथम का जो अपवर्तनांक क्या है, यन है, n1 है। और जो माध्यम सेकेंड है उसमें जो अपवर्तनांक है सेकेंड वाले में अपवर्तनांक n2 है। तो क्या होगा मित्र, पहले माध्यम में अपवर्तनांक n1, दूसरे माध्यम में n2 अपवर्तनांक होता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि n इजकल टू क्या होता है, c अपान में b होता है, क्या होता है, n इजकल टू c अपान में b होता है। अब पहले माध्यम में अपवर्तनांक क्या है, n1, तो यहाँ n1 हो जाएगा, और b क्या है, v1 हो जाएगा, तो n1 इजकल टू c अपान में v1 हो जाएगा। अच्छा, तो बताइए V1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इसको इधर, तो V1 इजकल टू क्या हो जाएगा, C अपान में n1। इसी प्रकार दूसरे माध्यम में जो का अपवर्तनांक n2 हो तब क्या हो जाएगा, n2 इजकल टू C अपान में V2 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, अगर V2 का वैल्यू निकालना होगा तब, तो V2 इजकल टू हो जाएगा C अपान में n2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, V1 और V2 का मान उठा के कहाँ रख दे, उठा के हम इसमें रख दे, इसमें रख दे, इस वाले बैलू में उठाकर रख दे। तो रख देंगे तो क्या होगा, इधर देखिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन आई बटे साइन आर इजकल टू V1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, C अपान में n1 अपान में क्या हो जाएगा, V2 की वैल्यू
C/N2 हो जाएगा। अब देखिए C से कैंसिल और N2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन I बटे साइन R इजकल टू N2/N1 इजकल टू क्या होगा, N क्या होगा, नियतांक होगा, N क्या होगा, नियतांक, या फिर इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 1N2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यही क्या होता है, स्नेल का दूसरा नियम होता है, जो अपवर्तन की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, जो किसका, अपवर्तन के दूसरे नियम का व्याख्या कर रहा है। अब देखिए अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए दोनों नियम को पुष्टि करना चाहिए। तो इसमें देखिए पहला दूसर के नियम स्नेल के नियम को पुष्टि कर रहा है, और चित्र में देखिए आपतित किरण, आपती तरंगाग्र, ये वाला आपती तरंगाग्र और अपवर्तित तरंगाग्र, और देखिए यहाँ जो खींचा गया है अपवर्तक पृष्ठ, तीनों एक ही तल में स्थित है। अब तीनों एक ही पृष्ठ जब एक ही तल में स्थित है तो हम कह सकते हैं कि यह अपवर्तन के पहले नियम का भी पुष्टि करता है, अब जब पहले नियम का भी पुष्टि कर दे और दूसरे नियम का भी पुष्टि कर दे तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि अपवर्तन की व्याख्या किया जा सकता है, और जो हमने पूरा डिराइव करके दिखा दिया। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्या करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे बने रहिए रोज वीडियो हमारे साथ।